नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट श्री बागे कमसी फिर से एक आलो न्यूज के साथ एक नया एपिसोड के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हमारे बीच बैठे खास मेहमान बैठे हुए हैं जो कि हमारे जो फुटबॉल की दुनिया में यंगस्टर के आइडल है। उसके बाद काफी जाना पहचाना सा इंसान है जो एक फुटबॉल की दुनिया में। तो मैं अपने गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में मैं एक दो शब्द में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आज के बीच हमारे बीच बैठे हैं श्री गुम्बर रिमी जी, जो कि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 16 इयर्स प्रोफेशनल फुटबॉल खेला और भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व भी किया और प्रोफेशनल फुटबॉल से संन्यास यानी कि रिटायरमेंट लेने के बाद कोचिंग की दुनिया में कदम रखा और हासिल किया एएफसी प्रो लाइसेंस, एएफसी गोलकीपिंग ए डिप्लोमा, जो हमारे भारतवर्ष में सिर्फ गिने चुने लोग ही ये डिप्लोमा हासिल कर पाए हैं आज तक। और आज श्री गुम्पर रिमे जी, जो अंडर 23 नेशनल टीम के गोलकीपिंग कोच है और रिलायंस फाउंडेशन यंग जेम्स एकेडमी में गोलकीपिंग हेड भी रह चुके हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान एक बैठा हुआ है, तो आपसे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। आज हमारे बीच श्री गुम्पर रिमे जी। सर, आपको हमारे आलो न्यूज शो में आपको स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मेरी सौभाग्य की बात है कि काफी दिनों के बाद मैं छुट्टी पे आया हूं और सभी लोगों से रूबरू होने का मौका दिया आपने। सर, आप वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो कई सारे हमारे व्यूअर्स, एक्चुअली ये जो आज का जो पॉडकास्ट है ये व्यूअर्स का ही एक डिमांड था कि हमारे बीच अभी जो फुटबॉल का भी शुरू हो गया, जैसे कि आफ्टर ए डिकेड, मान लीजिए 10 साल के बाद। पहले तो हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को फुटबॉल हब मानते थे, तो 10 साल तक स्टेडियम कंस्ट्रक्शन का वजह से नहीं कर पाया। तो कई सारे लोग कह रहे थे कि बीच बीच में आज घूम पे आना जाना होता है, तो काइंडली आप पॉडकास्ट में आप उसको बुलाइए कि आपके बारे हम लोग भी बहुत जानने का मन था। तो थैंक यू फॉर कमिंग। सो आज बिना समय गवाते हुए मैं जनता के जो रिक्वेस्ट है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एक वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उस समय जब आज की तरह उतना भी जो एक्सपोजर नहीं था, जो लोग फुटबॉल खेलते थे उनको एक्सपोजर नहीं मिलता था, या और ऐसा भी था कि पेरेंटल जो कंट्रोल जो रहता था, जो कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, हमारे पेरेंट्स के उस दौर में माइंड सेट ये रहता था कि नहीं, डॉक्टर से बनना है, इंजीनियर से बनना है, फुटबॉल खेल कूद से क्या मिलेगा। तो वैसे नेगेटिव सिचुएशन से आप उभर के नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए। तो आप सर, आपके जर्नी के बारे में आप बताइए कि कैसा कर पाए आप एक छोटा सा गांव से निकालकर इतने देश भर और इंटरनेशनल लेवल तक आप कैसे पहुंच पाए। आप अपना जर्नी को थोड़ा सा बता दीजिए जनता। अच्छा, उस वक्त जब जैसे यहाँ पे डीएसए हुआ करता था, काफी पॉपुलर है फुटबॉल हमारे यहाँ पे, और बचपन से एक शौक सभी को रहता है यहाँ पे। तो मुझे भी खेलना था फुटबॉल, लेकिन उस समय ऐसे था कि हमें बाहर जाके कम्पीट करने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हमारा जो स्टेट एसोसिएशन है उस वक्त ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हुआ था। तो हम नॉर्थ ईस्ट के भीतर ही खेला करते थे। तो अगर कभी स्टेट रिप्रेजेंटेशन का मौका भी मिला तो हम नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में ही सीमित हुआ करते थे। तो फिर मुझे लगा कि अगर कुछ करना है, अगर आपको खेलना है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा घर से। सो क्लास 12 के बाद मैं निर्णय लिया कि मैं गुवाहाटी चला जाऊं, वहाँ से कोशिश करूं। तो मैं गुवाहाटी चला गया पढ़ाई के सिलसिले में, बट साथ ही साथ कोशिश किया कि खेल कूद भी जारी रखें। तो ये मेरी खुशी की बात, सौभाग्य की बात है कि मैं जब गुवाहाटी पहुंचा तो वहाँ पे कुछ सिलेक्शंस वगैरह चल रहा था। तो उसी दौरान मैं भी लाइन में खड़ा हो गया, तो सिलेक्शन हो गया मेरा वहाँ पे। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल, जहाँ पे लड़कों को प्रशिक्षण दिया जाता है,
तो मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हुआ। आई थिंक दैट्स द टर्निंग पॉइंट। कौन से साल की बात है? आई थिंक इट्स 1990 1990 या 1990 91 की बात है। तो जब तब वहाँ पे जाके मेरा जब सिलेक्शन हुआ तब पता चला कि नॉर्थ ईस्ट के बाहर भी खेला जाता है। असली कंपटीशन जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट के बाहर ही होता है। तो वहाँ जाके मुझे आसाम स्टेट रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो मैं कुछ सालों तक आसाम स्टेट जूनियर से शुरुआत करते हुए तो अंडर 21 और सीनियर्स सब मैंने आसाम स्टेट से खेला। तब हमारे अरुणाचल स्टेट को नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था, तो मुझे बाहर जाना पड़ा और गुवाहाटी में रह के मैं वहाँ पे लोकल क्लब में भी खेला कुछ समय तक। और वहीं रहते हुए उसी दौरान मेरा एशियन यूथ चैंपियनशिप जो फुटबॉल कंपटीशन हुआ करता है, तो उस वक्त मेरा चयन हुआ और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। ये सर, अब जब अपने जर्नी जब स्टार्ट किया फुटबॉल की दुनिया में, तो आपके पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसा रोक टोक आपको? जैसे सारे पेरेंट्स को एक वो फिक्र रहता है कि बच्चे, एक जमाना हुआ करता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। सो बस वो अभी चेंज हो गया है। बस उस समय सारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे थे। अगर मैं खेल के, हम बता के नहीं जाते थे। स्कूल में जाते थे तो बैग में जूते छुपा के हम चले जाते थे। एडिशनल जो भी कपड़ा ट्रेनिंग का होता है बैग के साइड में डाल के चले जाते थे। और जब भी घर में गंदे कपड़े पहन के आते हैं तब तो दांत तो जरूर पड़ता था, क्योंकि पढ़ो लिखो खेलोगे तो कुछ हो कर नहीं पाओगे। तो वो तो रहता था। बट जब गुवाहाटी जाके जब मैं पहला टूर्नामेंट खेला और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उस मैच में, मेरा पहला परफॉर्मेंस था मेरा। और न्यूज़पेपर में नाम आया कि अरुणाचल से एक गोलकीपर, नया गोलकीपर आया और ऐसे कुछ राइट अप आया। तो वो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह पे वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस न्यूज़पेपर का। तो घर में भी पता चला, तभी पेरेंट्स को पता चला कि मैं गुवाहाटी जाके भी मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। एंड जैसे पॉपुलैरिटी, थोड़ा बहुत नाम वगैरह न्यूज़पेपर के द्वारा मिलने लगा। और उस वक्त गुवाहाटी में आप लोकल क्लब में भी खेलोगे तो आपको कुछ स्टाइपेंड के तौर पे कुछ पॉकेट मनी भी मिला करते थे। पहले जब मैं यहाँ पढ़ाई के लिए मैं गुवाहाटी गया तो हॉस्टल मेस फी वगैरह जो है वो पेरेंट्स भेजा करते थे। बस जैसे मैंने उनको बताया कि अब आप लोग मत भेजिए क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ पॉकेट मनी मिल रहा है, तब उनको भी रियलाइज है कि अगर इस लाइन पे अगर अच्छा किया जाए तो आप अपने लिए भी कुछ कर सकते हो। आपका जी करियर का बिगिनिंग में इट्स ऑब्वियस कि बिगिनिंग इज ऑलवेज हार्ड। तो करियर का आप जैसे फुटबॉल की दुनिया में आपने जब एंट्री मारा तो फाइनेंशियली भी आपको कई सारे कठिनाई भी आपने झेलना पड़ा होगा। तो आपके कोई गॉडफादर या फिर कोई बैक सपोर्ट, किसी ने आपको सपोर्ट किया है कि आप गो फॉर यू कैन गो फॉरवर्ड? ये ऐसे तो शुरुआती तौर पे तो जैसे मैं गुवाहाटी गया तो जस्ट शौक के तौर पे गया कि मुझे खेलना था, बाहर जाके फुटबॉल खेलना था। तो बस गुवाहाटी में खेलते खेलते मेरा जूनियर इंडिया में सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ पॉकेट्स मनी मिलने लगे, तो वो ऑटोमेटिकली एक तरह का मोटिवेशन था। तो और काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं जिन्होंने प्रोत्साहन दिया, मोटिवेट किया। बट मैं एक पर्टिकुलर किसी एक को श्रेय दे नहीं पाता हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं। सो सभी का बहुत सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने, अगर देखा जाए तो मेरी शुरुआत हुई थी इधर न्यू मार्केट, मेरा बचपन न्यू मार्केट में बीता। तो वहाँ पे हम रहते थे, हमारा एक क्लब हुआ करता था ABYC, आलो बाज़ार यूथ क्लब। सो वहाँ पे सीनियर्स के डर से हम सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिस करने जाते थे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो जो डर हमें दिया था उस समय, तो वो बहुत काम आया। तो हमें डिसिप्लिन करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे ABYC के जो सारे सीनियर्स हैं उन्होंने सुबह सुबह हमें टाइम दे दिया करते थे कि इतने बजे प्रैक्टिस आना है। आई थिंक आज के ज़माने में काफ़ी सुनने को आता है कि लोग, बच्चे आजकल भटक रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आई थिंक खेल कूद एक ऐसा माध्यम है जिस ये सारा चीज़ आप 100% नहीं बट काफ़ी हद तक आप कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि खेल कूद में आपको बहुत सारा डिसिप्लिन सिखाया जाता है। आपको ऑटोमेटिकली आप अच्छे खाने पे ध्यान देंगे, आप अपने शरीर का ख्याल रखना शुरू करेंगे।
तो ये सब चीज़ होता है, इसीलिए आई थिंक वो जो ज़माना था हमें डिसिप्लिन सिखाया, आई थिंक वो बहुत में रोल प्ले करता है मेरे आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सर। एक्चुअली सर आज मैं आपके साथ एक मिथ्स में तोड़ना चाहता हूँ मेरे जो व्यूअर्स के साथ। आज हमारे पॉडकास्ट को कई सारे पेरेंट्स भी देखेंगे। हमारे जो पेरेंट्स का जो एक टिपिकल एक जो सोच रखता है कि खेल कूद से आपको आप कुछ खास नहीं बन पाओगे लाइफ में। वेरेज ऐसा नहीं है। अब कई सारे जैसे कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है जो हमारे ये देश भर में और इवन हमारे स्टेट में भी, आप उन्हीं में से एक भी है। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स जो सोचता है, जो सपोज जो लड़का है, जो बच्चा है, जो ब्लेसेड है उनको खेल कूद में, उसको जो ऊपर वाला जो उसको टैलेंट दिया है, लेकिन हमारे पेरेंट्स का एक ये माइंडसेट रहता है कि मेरा बच्चा जो है नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, चाहे बी इट म्यूजिक और जो भी मैंने ये मैं फील्ड में, तो बच्चा जो है वो फील्ड में टैलेंट है, लेकिन पेरेंट्स का ये सोच है कि नहीं, आपको डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एपीसीएस ऑफिसर ही बनना पड़ेगा। तो इसमें कई सारे ये जो यूथ्स का जो ड्रीम्स को सेट आउट कर देता है। तो इसी मिथ्स को मैं आपके साथ तोड़ना चाहता हूँ कि क्या हम जो जॉब्स को छोड़ के भी अपने प्रोफेशन के पीछे अगर हम फॉलो करेंगे तो हम सक्सेस हो पाएंगे क्या लाइफ में? ये जो बात आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने जो बात कही है, आई थिंक ये बहुत बिल्कुल सही है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं बच्चों को सिर्फ एक ही रास्ता बताया करते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ खेलो। अब जब स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं, जब फॉर्मेटिव ईयर्स में होता है उनका जो युवा पीढ़ियों को एक खेल कूद और पढ़ाई दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा आज के ज़माने में, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। अब सिर्फ पढ़ोगे तो भी अभी बहुत सारा है जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बहुत सारा है, और बहुत सारा स्पोर्ट्समैन भी है जो सभी को सक्सेस हासिल नहीं होता है। तो ये कहना भी गलत होगा कि सिर्फ आप खेलते रहो आप सब कुछ आपको हासिल होगा, ये भी ज़रूर नहीं, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं, लेकिन अगर टैलेंट और मेहनत अगर साथ दे तभी आप आगे बढ़ पाएगा। तो सॉरी, ये ज़रूरी है कि एक राइट एज में, सही उम्र में ये पता लगाना ज़रूरी है कि बच्चा स्पोर्ट्स में या खेल कूद में या पढ़ाई में किस चीज़ पे इसका टैलेंट आगे इसको आगे लेके जा सकता है। इसका डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं स्काउटिंग, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। सो हाँ, तो उस वक्त एक आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, और या तो फिर आपको एक समय आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चा जो है पढ़ाई में या किस में कुछ कर पाएगा। लेकिन जब वो छोटा रहता है, अब स्पोर्ट्स में उनको एनकरेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कम उम्र से उसको अगर स्पोर्ट्स में आप नहीं डालोगे तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट में भी काम आता है। ये जब स्कूल में जाते हैं, जब किंडरगार्टन केजी में जाते हैं, कम उम्र से स्पोर्ट्स का खेल कूद में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है, और एट द सेम टाइम पेरेंट्स को बच्चों का पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। सो एक समय तक दोनों साथ साथ चलेगा, फिर उस एक समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस बच्चे में काफ़ी टैलेंट है, इसको अगर अच्छे से अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो आगे बढ़ सकता है। सो उसी बच्चे का चयन होता है, सारे बच्चे का चयन नहीं होगा, बट एजुकेशन हैज़ टू गो हैंड इन हैंड। सो ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ खेलो, इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे क्लास 6-7 में रहता है जब बच्चा, तो दोनों को पेरेंट्स को ये साथ देना ज़रूरी है। लेकिन बच्चे को इनकरेज करने में पेरेंट्स, इट्स अ विन विन सिचुएशन, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आप बच्चों को स्पोर्ट्स में डालोगे तो आप शहरों में देखोगे, सिटी में आप देखोगे पेरेंट्स लेके जाते हैं बच्चे को ये इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा प्रोफेशनल बन जाएगा, मेरा बच्चा इंडिया के लिए खेलेगा, इसलिए नहीं। वो बच्चे को ग्राउंड में लेके जाते हैं ताकि बच्चे डिसिप्लिन सीखे, ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट रहना सीखे, फाइटिंग स्पिरिट आए। ये जो खेल होता है, स्पोर्ट्स होता है, ये सारा चीज़ बच्चों में वो गुण लेके आता है। एक फाइटिंग क्वालिटी आता है बच्चे में, टीम भावना में, एक टीम वर्क में काम करना सीखता है,
बहुत सारा चीज़ें स्पोर्ट्स बच्चे को सिखाता है। तो जब वो छोटा रहता है उस वक्त पेरेंट्स को एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। एंड एज वी प्रोग्रेस, जैसे आजकल काफ़ी ट्रेंड कोचेस भी आ गया है, हमारे ज़माने में कोचेस भी नहीं था, तो आजकल बहुत सारा कोचिंग होता है। तो उस समय टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का अगर उनको मौका मिले तो आप बच्चे को एक सिलेक्शन में भेज सकते हो और पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कितना लेवल तक जा सकता है। सो पेरेंट्स का सपोर्ट, पेरेंट्स का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है ये तय करना कि बच्चे खेल कूद में जाए या पढ़ाई में जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच अजय। और मैं और एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आपने भी कहा कि एट द सेम टाइम एजुकेशन मस्ट गो हैंड इन हैंड। आज कई सारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे हमारे पॉडकास्ट को। तो सर एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम भी मैं बीइंग अ मीडिया पर्सन कभी-कभार ये होता है कि अ, आपको वहाँ में सिलेक्शन हो गया, ये हो गया। आजकल तो ये सोशल मीडिया का दौर है। तो एवरीबॉडी नोज़ कि हु इज़ घुंपे रिम है। लेकिन वो एक फुटबॉल प्लेयर है, ही बिलॉन्ग्स फ्रॉम वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, उतना लेवल तक, नेशनल लेवल तक पहुँच गया। लेकिन कई सारे जो युवा पीढ़ी है, जो आपके बारे और जानने के लिए मतलब वे लोग इच्छुक है। तो आप काइंडली आपके ये जो प्लेइंग करियर प्रोफाइल का काइंडली आप थोड़ा शेयर कर दीजिए कि आपने आज तक कौन-कौन से पद तक काम किए हैं, वहाँ पे चयन कैसे हुआ, वो चीज़ आप काइंडली एक शेयर कर दीजिए। जैसे मैंने बताया था कि शुरुआती तौर पे मैं गुवाहाटी में खेला करते थे। मेरी जो प्रोफेशनल जर्नी है गुवाहाटी से स्टार्ट हुआ। पहला क्लब मैं गुवाहाटी में खेला राइजिंग 11 के लिए, तो वो गुवाहाटी स्पोर्ट्स एसोसिएशन, वहाँ का जो लीग होता है तो उसमें खेला करते थे। तो वहाँ रहते हुए मुझे साई स्पोर्ट्स हॉस्टल में सिलेक्शन मिला, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उसमें सेलेक्टेड बच्चे को ही ट्रेनिंग दिया जाता है और आप काफ़ी एक्सपोजर मिलता है बाहर खेलने का। तो वहाँ खेलते हुए मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करने का पहला मौका मिला 1994 में एशियन यूथ चैम्पियनशिप। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं जो साई का बारे में जानना चाहता हूँ। ये जो साई जो है, वो सिर्फ खेल कूद के ऊपर ध्यान देते हैं या फिर स्टडी भी वहाँ पे साथ में चलती है? इसमें स्टडी भी होता है, स्टडी भी होता है। आप अगर स्कूल में हो तो आपका स्कूल का जो स्कूल फीस वगैरह है वो सरकार आपको इस स्कॉलरशिप के तौर पे आपको सहायता देता है। तो आप पढ़ाई भी साथ में कर सकते हो। और आजकल एक एडवांटेज आ गया है, आजकल एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप रेगुलर आप ट्रेनिंग करते हो तो कभी-कभी आपको स्कूल अटेंड करने का मौका भी नहीं मिलता। आपको काफ़ी टूर में रहना पड़ता है। आप कभी खेलने यहाँ चले गए, कभी वो दूसरे स्टेट में चले गए, तो अटेंडेंस का इशू आ जाता है। तो आजकल एडवांटेज भी है, जैसे ओपन स्कूल है आजकल, तो मोस्टली आजकल स्पोर्ट्स पर्सन मोस्टली वही ऑप्ट करता है कि ओपन स्कूल में पढ़ाई भी एट द सेम टाइम हैंड इन हैंड चलता रहे और स्पोर्ट्स का भी करते रहे। बट बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर स्कूल में भी जाते हैं, प्रोवाइडेड स्कूल के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, आप अच्छा लेवल पे खेल रहे हो तो स्कूल भी उनको सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली इट्स माय फॉल्ट, मैंने जो दोनों के जो ये जो उसको थोड़ा सा डेविएट कर देता है। एक्चुअली आपका करियर प्रोफाइल के ऊपर मैं कुछ पूछ रहा था, तो साई के बारे में आगे आप काइंडली कंटिन्यू कर दीजिए। अच्छा, जैसे जब मैं गुवाहाटी में था तो जैसे मुझे पहली बार एशियन यूथ चैम्पियनशिप में खेलने के लिए और बाहर देश जाने का पहला मौका मिला मुझे। तो हमारा कंपटीशन था एशियन यूथ चैम्पियनशिप हुआ था बहरीन में। सो बहरीन में पहले बार मैं बाहर विदेश यात्रा पहली बार करने का अवसर मिला। तो जैसे मैं वहाँ से एशियन यूथ चैम्पियनशिप खेल के आया, तो सिंस आई वॉज बेस्ड इन गुवाहाटी, तो मुझे काफ़ी जगह से जॉब ऑफर्स आने लगे। उस समय वहाँ पे होता था आप अगर इंडिया के लिए खेलोगे तो बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, उनकी अपनी अपनी टीम होती है, तो उनको भी कंपटीशन में हिस्सा लेना होता है, तो वो प्लेयर सिलेक्शन करते हैं। तो जैसे आप इंडिया खेलते हो तो उस सर्टिफिकेशन का काफ़ी वैल्यू होता है। तो जैसे नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड जो कि मार्गेरिटा में बेस्ड है, और जैसे एनएफ रेलवेज गुवाहाटी में जो हेड क्वार्टर बेस्ड है, सो और एजीज जो ऑडिटर जनरल जो होता है, सो उनका जैसे 2-3 जगहों से जॉब ऑफर आया। तो उस वक्त ऐसे था कि जैसे मार्गेरिटा हमारे यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, सो आई डिसाइडेड टू जॉइन कोल इंडिया लिमिटेड। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था
1995 में मैं यहाँ पे मार्गेरिटा में ज्वाइन किया। तो पहला मेरा जॉब था, नौकरी, मुझे सरकारी नौकरी मिली। तो फिर कुछ समय वहाँ रहने के बाद फिर से इंडिया अंडर 20 का चयन हुआ, तो मुझे फिर से बुलाया गया कैंप में। बैंगलोर में हमें मैच खेलना था, बेलारूस के साथ 3 फ्रेंडली मैच खेलने थे। तो मुझे फिर से सिलेक्शन हुआ, मैं फिर बैंगलोर गया कैंप में। तो उस दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी काफ़ी प्रसिद्ध टीम हुआ करते थे उस समय। तो कोचेस आए और पूछा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन आवर टीम। सो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी, बट एट द सेम टाइम लूजिंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, वो भी एक डायलेमा बन गया था कि मैं नौकरी छोड़ूं या प्रोफेशनल खेलूं। तो बहुत लोगों से सलाह मशवरा किया, तो काफ़ी लोगों ने डिस्करेज भी किया कि अगर आप प्रोफेशनल खेलोगे तो कुछ इंजरी हो गया तो फिर कोई आपका देखभाल नहीं करेगा, आपके पास सिक्योर्ड सरकारी नौकरी है, आप आराम से बैठ जाइए। फिर लेकिन प्रोफेशनल लेवल में आगे बढ़ने का इच्छा था मेरे पास, तो मैं घर वालों से भी डिस्कस किया, मेरे बड़े भैया से भी मैंने पूछताछ किया कि प्रोफेशनल का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मैं क्या करूं। तो इनका काफ़ी सपोर्ट था, कहा कि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगा, शायद नौकरी फिर से मिल भी जाए कहीं, बट ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है। तो मैंने तय कर लिया कि मैं बॉम्बे चला जाऊँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ज्वाइन करने के लिए। 1995 में मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल जर्नी एक्चुअल मायने में शुरुआत हुआ महिंद्रा एंड महिंद्रा से। तो वहाँ पे मैं काफ़ी साल रहा बॉम्बे में महिंद्रा के लिए खेलते हुए। फिर उसके बाद बीच में एक नई क्लब का गठन हुआ था उधर पे, तो BMFC, तो 1 साल खेला, 1 सीज़न वहाँ पे खेला। फिर उसके बाद गोवा में एक क्लब अब आज भी है, तो वास्को स्पोर्ट्स क्लब, तो वास्को दा गामा में बेस्ड है ये। सो वहाँ पे जाके मैं 1 सीज़न खेला। फिर वहाँ से मैं बैंगलोर के लिए रवाना हुआ। बैंगलोर में मैं जब इंडिया टीम में खेल रहा था अंडर 19, तो हमारा जो कोच था मिस्टर नागेंद्रन, सो ही इज़ नो मोर। सो उस वक्त उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि लाइक ए टीम फ्रॉम बैंगलोर क्वालिफाइड फॉर आई लीग, जो नेशनल लीग हुआ करता था उस समय, तो हमें गोलकीपर की ज़रूरत है। तो चूँकि वो मेरे प्रशिक्षक रह चुके थे, तो मैंने सोचा कि इनके अंदर में और एक बार खेलना चाहिए, तो मैं बैंगलोर चला गया। आई थिंक दैट्स अनदर टर्निंग पॉइंट, क्योंकि बैंगलोर जाके काफ़ी कुछ हुआ मेरे साथ जो पॉजिटिव है। तो लाइक आई वाज बेस्ड इन बैंगलोर फॉर ऑलमोस्ट 7 years। सो वहाँ खेलते खेलते आई गॉट मैरिड इन बैंगलोर। माई 2 daughters were also born in बैंगलोर। तो और माई वाइफ, मेरे जो वाइफ है, तो धर्मपत्नी, तो वो भी जॉब करती थी बैंगलोर में। तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी साल बैंगलोर में मैं रह गया। तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ गुड मेमोरीज फ्रॉम बैंगलोर। फिर इन बिटवीन कलकत्ता में 1 साल के लिए मैं खेला मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए। फिर वापस गोवा गया एक बार सलगोंकर स्पोर्ट्स के लिए। फिर उसके बाद वन मोर टाइम आई वेंट बैक टू बैंगलोर फॉर 2 seasons। फिर फाइनली नॉर्थ ईस्ट से एक टीम आई लीग में क्वालिफाई हुआ, शिलोंग लाजोंग FC। तो पहली बार कोई नॉर्थ ईस्ट से एक टीम जो नेशनल लीग के लिए क्वालिफाई किया। सो तो क्लब का जो ओनर है, उनका कॉल आया कि वी नीड सम एक्सपीरियंस गाइज, जो कि हमारे यंगस्टर को मेंटर कर सके। एक्चुअली मैं उस वक्त रिटायरिंग के कगार पे था, मतलब एक समय आता है आपको गुड बाय करना पड़ता है कि तो सोच रहा था कि मैं आई विल क्विट फुटबॉल एंड गेट बैक होम, और मे बी आई विल डू समथिंग एल्स। तो उसी दौरान शिलोंग लाजोंग से बुलावा आया कि उनको एक सीनियर फिगर चाहिए एज ए मेंटर। सो 2009 आई मूव बैक टू नॉर्थ ईस्ट शिलोंग, घर से भी नज़दीक हो गया, तो काफ़ी कनेक्शन भी है। तो मैं शिलोंग लाजोंग ज्वाइन किया एज ए प्लेयर। सो 2 साल वहाँ पे खेला, एंड देन वहीं से मेरी कोचिंग की शुरुआत हुई, जर्नी एज ए कोच। सो मैं वहाँ पे खेल रहा था, तो आपको लाइसेंस करना पड़ता है, आपको लाइसेंस हासिल करना पड़ता है अगर कोचिंग में अगर उतरना है तो जब मैं शिलोंग लाजोंग में था, मैंने C कोचिंग सर्टिफिकेट जो AFC प्रोवाइड करता है, तो वो एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया शिलोंग में रहते हुए, एंड वहीं से मेरी कोचिंग की शुरुआत हुई। ये जो आपने ये जो
AFC गोलकीपिंग ए डिप्लोमा, ए डिग्री भी तो आपने हासिल किया। एज चूँकि मैं गोलकीपर हुआ करता था, तो एज ए गोलकीपिंग कोच, आज के ज़माने में गोलकीपिंग कोच भी एक अलग रोल होता है, एक स्पेशलाइज रोल होता है, तो उसका भी एक स्पेशलाइजेशन होता है। तो मिनिमम आपको सी लाइसेंस करना पड़ता है, देन आप AFC गोलकीपिंग लेवल 1 कर सकते हो। तो उसके बाद लेवल 2, लेवल 3, जो कि आजकल गोलकीपिंग C, B एंड A के रूप में कहा जाता है। तो वो आपको लेवल क्लियर करना पड़ता है, और साथ ही साथ आपको कोचिंग बैचेस भी क्लियर करना पड़ता है। तो टेक्निकली हमें डबल लाइसेंस करना पड़ता है। तो मैं अपने स्टेट की तरफ से पहला कोच रहा जो A लाइसेंस कंप्लीट किया, और गोलकीपिंग जो A डिप्लोमा जो होता है, वो पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम 2 कोचेस ने क्लियर किया। वो मैं और मेरे साथी दिनेश नायर, हम दोनों ने मलेशिया में जाके जो गोलकीपिंग A डिप्लोमा है, वी बिकेम द फर्स्ट टू अचीव दैट कोचिंग लाइसेंस। ये किस तरह के डिप्लोमा होते हैं? ये एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जो कि AFC के नाम से जाना जाता है, जो हेडक्वार्टर उनका मलेशिया में है, सो उनके द्वारा आयोजित एक कोर्स प्रोग्राम रहता है। तो आप वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरीज आपको अटेंड करना पड़ता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है, और आपको ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो फिर एंड में अगर आप क्लियर कर गया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अपने करियर प्रोफाइल शेयर किया यंगस्टर्स को। तो हम अभी कंक्लूजन पार्ट पे आते हैं। तो मैं एक और बताना चाहूँगा, आई थिंक नॉट ओनली दैट, जो कोच एज ए कोच जो हाईएस्ट सर्टिफिकेशन होता है वो होता है प्रो डिप्लोमा। सो अपने स्टेट की तरफ से मैं भी वो पहला बंदा हूँ जिन्होंने AFC प्रो डिप्लोमा हासिल किया, और एज अ गोलकीपिंग कोच पूरे भारत में मैं ही अकेला बंदा हूँ जिन्होंने प्रो डिप्लोमा लाइसेंस हासिल किया। बाकी कोचेस भी है जो प्रो डिप्लोमा किया, बट एज ए गोलकीपिंग कोच प्रो डिप्लोमा होल्डर्स फ़िलहाल मैं अकेला हूँ। और अगर आपके पास में प्रो डिप्लोमा लाइसेंस है तो आप ISL में कोच के तौर पे आप काम कर सकते हैं, और गोलकीपिंग A है तो आप नेशनल टीम के लिए भी के साथ भी काम कर सकते हो। सो ये सुविधा मिलता है। तो ये हमारे स्टेट से मैं ही पहला बंदा हूँ जो ये 2 सर्टिफिकेट हासिल किया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम बहुत प्राउड फील करते हैं जब भी आपके नाम न्यूज़पेपर वगैरह पे दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई अपना वहाँ पे खेल रहा है और हमारे स्टेट को रोशन कर। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपके ड्यूरिंग इतने लंबा जर्नी सफ़र में आपने हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट किया। अगर आपका नाम रहता है ही इज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, तो कहीं न कहीं हमारे स्टेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से कुछ रिकॉग्निशन, मतलब कुछ हेल्प वगैरह आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने आपको कुछ मदद किया? ऐसे तो फिलहाल जैसे जब मैं अंडर 19 AFC यूथ चैम्पियनशिप खेल के वापस आया, तो उस दौरान 1994-95 में गवर्नर्स गोल्ड मेडल जो अवार्ड होता है, तो 1995 में मुझे प्रदान किया गया वो अवार्ड। एंड उसके बाद जैसे जब भी कुछ टेक्निकल वगैरह सजेशन रहता है, अपना जो स्टेट एसोसिएशन वगैरह है उनको जब कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस होता है तो वो मैं करता हूँ। बट ऐसे तो कोई रिकॉग्निशन अलग से कि इनका अचीवमेंट के तौर पे ऐसे अभी तक तो फ़िलहाल तो कुछ हुआ नहीं है। बट लेकिन उन्हें भी पता है कि मैं काफ़ी बिज़ी रहता हूँ बाहर में, तो जब भी कुछ टेक्निकल सपोर्ट रहता है तो दे ऑलवेज़ रीच आउट एंड आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल टू शेयर माई एक्सपीरियंस। सो मच सर। सर, मैं 2 क्वेश्चन आपको पुट अप करने के बाद कंक्लूडरी पार्ट में आ जाता हूँ। तो हमारे सिंस यू बिलोंग टू आवर ओन डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, तो आपने देखा आप खुद भी बचपन से यहाँ में लोकल जो क्लब वगैरह है वहाँ से खेलते-खेलते आपको एक्सपोज़र मिला। तो बीच में हम लोगों के जो बचपन में ये था कि आलो एक फुटबॉल हब था, लेकिन कुछ स्टेडियम कंस्ट्रक्शन की वजह से कम 9 साल या 10 साल का गैपिंग रह गया। तो उस बीच में आप क्या क्या थॉट्स था कि मेरा खुद का होम टाउन में ये चीज़ हो रहा है, आप उस समय आपको कुछ पीड़ा हुआ, आपको मतलब दिल में दर्द हुआ था कि आप कैसे सॉल्यूशन, आपका योगदान क्या रहा उस समय, वो डार्क पीरियड के समय में? और आज फर्स्ट टाइम होगा शायद, आज आज 2 दिन दूसरा दिन है, तो इसको देख के आपके मन में
क्या विचार आया? आई थिंक ये पीड़ा जो है मैं अकेला नहीं, पूरे आलो वासियों का है। सो हम सभी चाहते थे कि एक शानदार स्टेडियम हमारे बीच हो और जो आलो का स्टेडियम में हो। तो काफ़ी उम्मीदें थी कि जल्दी बन जाए, जल्दी बन जाए। तो वो इंतज़ार रहता था। और जैसे हम यहाँ से गुज़रते हैं, नेहरू चौक से गुज़रते हैं, तो सबसे पहले हम लेफ़्ट टर्न देखते हैं कि यहाँ ग्राउंड कैसा है, क्या है। तो बीच में जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो अच्छा चल रहा था, सडनली कंस्ट्रक्शन रुक गया। तो उनका कुछ टेक्निकली थी क्या है, मुझे काफ़ी एकदम वेरी क्लोजली मुझे इतना पता नहीं है क्यों रुका, क्यों नहीं, क्यों काम जारी नहीं हुआ। पर लेकिन काफ़ी दुख होता था कि अरे यहाँ पे एक जो गेम होता था। तो आई थिंक पूरा एक जनरेशन निकल गया इस चीज़ को सोचते सोचते। काफी प्रैक्टिकल। काफ़ी एक जनरेशन हमारे बीच से गुजर गया जो कि बिना स्पोर्ट्स खेले हुए। बट मैंने हमेशा जैसे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन या फुटबॉल एसोसिएशन डीएफए है, उनके संपर्क में हमेशा रहा। जब भी मैं आता आता छुट्टियों में कुछ समय के लिए आता हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि कुछ कैंप कंडक्ट करूँ, बच्चों को एक प्रशिक्षण मेरे मैं जितने दिन भी यहाँ आऊँ, एक हफ्ता या 10 दिन भी हो, मैं कोशिश करता था बीच में उनको थोड़ा ट्रेनिंग दूँ। और उनको भी ये सलाह दिया कि अगर स्टेडियम ना भी हो, खेल रुकना नहीं चाहिए। काफ़ी ग्राउंड है हमारे यहाँ में, काबू में है, दरकम में है, पाकम में। जब पाकम में अभी जैसे अपर जोन फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, लाइव स्ट्रीमिंग होता है। तो और ग्राउंड्स काफ़ी है। सो कंटिन्यूटी होना चाहिए, तो वो बहुत मायने रखता है। तो आई थिंक स्टेडियम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट स्टिल थोड़ा कुछ बाकी है अभी। जैसे ओलंपिक एसोसिएशन और डीएफए दोनों मिलके अभी ग्राउंड की सफाई करने के बाद अभी इस लायक बना दिया कि बच्चे खेल सके वहाँ पे। ये बहुत ही सराहनीय है। सो मैं इन दोनों जो हमारे न्यातुम और केंतो दोनों जैसे उनके टीम के साथ मिलके ये ग्राउंड को तैयार किया। आई थिंक बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू बोथ ऑफ देम फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव। एंड होपफुली इन फ्यूचर, अभी जैसे कल ही हमारे मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि ये बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सो आई थिंक हमें उन पे विश्वास रखना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए थोड़ा दिन के लिए कि ये ग्राउंड कंप्लीट हो जाए एंड स्पोर्ट्स कंटिन्यू हो। और वो जो हम कहते हैं ना कि लॉस्ट ग्लोरी डेज विल डेफिनेटली कम बैक टू आलो। होपिंग फॉर द बेस्ट। हमने सुना आपकी F90 करके टीम है यहाँ पे, आपके जो हाँ, ये जो है हम जो जो 1990 के जो बैच है हायर सेकेंडरी स्कूल से, सो हमारा एक फ्रेंड सर्कल है। सो मैं बाहर रहता हूँ, बट फिर जब भी आता हूँ मौका मिलता है तो हम हमेशा एक दूसरे से मिलते हैं और टच में रहते हैं और गैदरिंग होता है। और आपसी तौर पे हम आपस में अपने बीच एक जैसे फन जनरेशन वगैरह जैसे कंट्रीब्यूशन करके हम एक फन जनरेट करते हैं। एंड जैसे रिसेंटली हमारे जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स 90 F90 जो है एक आई थिंक बहुत ही एक आप देख सकते हो। अब नेहरू चौक से लेके और यहाँ तक अब बोकन मार्केट तक जो एवेन्यू प्लांटेशन और जो फेंसिंग जो किया है, सो मेरे दोस्तों ने ही उनको किया है। सो आई थिंक मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, बट बिग कॉम्प्लीमेंट्स टू माय फ्रेंड्स हु आर बेस्ड इन आलो, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। हमारे जो एक्टिव मेंबर्स है सभी करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जैसे हमारे इंजीनियर गंभ करबक, डॉक्टर यान निंगोमदर, काफ़ी लोग हैं, सबका नाम मैं गिन नहीं पाऊँगा। सो हमारे जो फ्रेंड ग्रुप से जो अभी फ़िलहाल जो वो दोनों ही इस ग्रुप को संभाल रहे हैं, सो उन्होंने जो इनिशिएटिव लेके जो काम किया, मैं आ नहीं पाया, बट हमेशा देखा करते थे कि दोस्त कर रहे, तो मोरल सपोर्ट तो था बाहर से ही। और आई थिंक ये जो काम इन्होंने किया है बहुत ही सराहनीय है एंड काफ़ी अच्छा लगता है अभी देख के। और शायद इससे भी कुछ मोटिवेट होके और भी लोग आगे आए और आलो शहर को एक बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाए आलो आलो शहर को। Thank you so much. Thank you so much to F90 also. So actually हम ये कंक्लूजन पार्ट में आने से पहले अब कई सारे यंगस्टर्स हैं जो फुटबॉल को लेकर कैरियर बिल्डिंग करना चाहते हैं। अब उन्हें एक अपने तरफ से एक छोटा सा एक मैसेज दे दीजिए। सबसे पहले बात तो एक स्पोर्ट्स
एक एक साधना है, एक आपको बहुत ही डेडिकेट होके अगर खेलना पड़ेगा, अगर आपको स्पोर्ट्स में आना है, तो आपको बहुत ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यू हैव टू लिव राइट, यू हैव टू ईट राइट। आपको बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होगा, तो आपको उन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। और प्लस एक होता है जैसे सीजनल होने के बजाय एक अर्ली, जैसे 12-13 के साल में स्पेशलाइजेशन हो जाता है। 12-13 साल के बाद आपको एक खेल चुनना पड़ता है। उससे पहले मल्टी स्पोर्ट्स कहते हैं, सब स्पोर्ट्स खेलते हैं, लेकिन आप 11-12 साल के बाद अगर कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहें तो उस चीज़ को लगन से प्रैक्टिस कीजिए, सिंसियरली कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और सही तरीके से एक अपना डिसिप्लिन लाइफ का वो जो होता है उसको फॉलो कीजिए। एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हार्ड वर्क आपको हमेशा आगे लेके जाएगा। सो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है विद सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। सो बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, अगर वो सिंसियरली काम करे तो बहुत आगे जा सकता है। आज के ज़माने में जैसे आपने अभी कहा था कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो थ्रू सोशल मीडिया आपको बहुत कुछ पता चल जाता है, लेकिन आपको अगर खेलना है, आपको अपना हुनर दिखाना है, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। Thank you so much. Thank you so much आसिफ फॉर कमिंग। प्रिय दोस्तों, ये हमारे बीच थे आज श्री घुम्पर रिमे जी, और मैं आशा करता हूँ जितने भी सारे यंगस्टर हैं और जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे आज के पॉडकास्ट में कई सारे मिथ्स और हमारे जो व्यूवर्स थे जो बार-बार टेक्स्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आप आसिफ घुम्पर रिमे जी को एक बार पॉडकास्ट में लाइए। तो मैं आशा करता हूँ आज हम लोग का पॉडकास्ट आप सभी को बारीकी से पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच।